क्लास 9th। मैं दिलीप कौरव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं कक्षा 9th की हिस्ट्री के पहले चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन में। यह इस समय ये तीसरा लेक्चर है। इसके पूर्व में 2 लेक्चर ऑलरेडी मैंने आपको अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हम पूर्व के लेक्चर में बात कर चुके हैं कि किस तरह नेशनल असेंबली ने लुई 16 या कहें कि मोनार्की की पावर को लिमिटेड किया, है ना। और आप सभी को पता है कि किस तरह की नेशनल असेंबली को फ्रांस के लोगों ने इलेक्ट किया। आपको पता था फ्रांस में लोगों का डिवीज़न 2 तरह से हुआ था, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। एक्टिव जिन्हें वोट देने का अधिकार है, पैसिव जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। एक्टिव सिटीजन केवल वोट दे सकते थे, लेकिन नेशनल असेंबली में यदि आपको इलेक्ट होना है उसके लिए आपको ज़रूरी होना था कि आप हाई टैक्स पेयर हों। तो इस तरह आपने पिछले वीडियो में ये देखा कि नेशनल असेंबली ने फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना की, जहां राजा के ऊपर अब संविधान होगा। चलिए अब देखते हैं कि किस तरह फ्रांस में मोनार्की का अंत होता है और उसकी जगह गणतंत्र की स्थापना, रिपब्लिक की स्थापना होती है। जहां 1791 के संविधान में लुई 16 को एक संविधान के अंतर्गत काम करना था, उसने मजबूरी में इस संविधान को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन वह अंदर ही अंदर प्रसिया के साथ साठगांठ कर रहा था, पुरानी अपनी शक्ति को, अपने खोए हुए वैभव को लौटाने के लिए। इससे पहले कि प्रसिया और लुई 16 मिलकर कुछ कर पाते, नेशनल असेंबली ने प्रसिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध के पता लगते ही लोगों का ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला। फ्रांस के पूरे देश के अंदर से लोग स्वयंसेवक हथियारों के साथ फ्रांस की सेना में भर्ती होने लगे और यह युद्ध लोगों और राजा के बीच का युद्ध के रूप में सिद्ध हुआ। 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जिसने नेशनल असेंबली के थ्रू बनाया गया था, उसमें केवल अमीरों का ही बोलबाला था। गरीबों को राजनीति में आने का मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो ना तो हाई टैक्स पेयर थे, ना ही नेशनल असेंबली के सदस्य थे। तो गरीब फिर से जो पुअर पर्सन थे वो भी डिमांड करने लगे कि हमें भी पॉलिटिकल डोमिनेंट मिलना चाहिए या पॉलिटी में, राजनीति में हिस्सेदारी मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने जगह जगह अपने अपने क्लब बनाना शुरू कर दिए। गरीबों के क्लब में सबसे फेमस जो क्लब था वो जैकोबिन क्लब था, है ना। जैकोबिन क्लब में जो मेंबर्स होते थे वो बहुत गरीब सेक्शन से थे, जैसे कि शॉपकीपर, शू मेकर कहें, वॉच मेकर यानी कि चित्रकार आदि लोग शामिल थे। जैकोबिन क्लब का जो लीडर था तो वह था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। कौन था लीडर बच्चों? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, है ना। हुआ ये कि लोगों ने, जैकोबिन क्लब के लोगों ने पेरिस के कुछ सरकार से गुस्सा लोगों को एकत्रित किया और पहले से स्थापित कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया। कूच करते हुए जैकोबिन क्लब के और पेरिस वासी किंग लुई 16 के महल की ओर कूच कर गए। लुई 16 के महल को उस समय कहते थे ट्यूलेरिया का महल। कौन सा महल था? द पैलेस ऑफ ट्यूलेरिया। तो इस ट्यूलेरिया के महल के ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया, उनके राजा के सुरक्षा गार्ड को मार दिया, साथ में ही जो लुई 16 था उसको बंदी बना लिया। इलेक्शन फिर से आयोजित किए गए। अब की बार इलेक्शन में सभी को वोट देने का अधिकार मिला। आप गौर करें तो जो नेशनल असेंबली था उसमें पैसिव और एक्टिव सिटीजन थे, यानी कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। साथ में किसी अधिकार नहीं था जो 25 ईयर्स के छोटे लोग हैं, यानी कम उम्र के लोग हैं, या जो कोई टैक्स नहीं पे करते हैं। ऐसे लोगों को पैसिव सिटीजन के तौर पर रखा गया था और उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं था। लेकिन 1791 के बाद जो जैकोबिन क्लब की गवर्नमेंट आने से पहले जो इलेक्शन हुए थे, उन इलेक्शन में हर एक व्यक्ति, जिसके पास प्रॉपर्टी हो या नहीं हो, यदि वो 21 वर्ष से ऊपर है, उसको वोटिंग राइट्स दिया गया, है ना, रिगार्डलेस वेल्थ, यानी कि कोई संपत्ति हो या ना हो। जिसमें जैकोबिन क्लब की जीत हुई और जैकोबिन क्लब ने जो असेंबली को बनाया उसका नाम रखा कन्वेंशन। आप देखें
कि 1789 के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने थर्ड स्टेट के लोगों ने मिलकर जो असेंबली बनाई थी वो थी नेशनल असेंबली, लेकिन जैकोबिन क्लब ने जो असेंबली बनाई थी उसका नाम क्या रखा, कन्वेंशन। 21 सितंबर 1792 कहें 1792 में इस असेंबली ने राजाशाही ताकतों को यानी कि मोनार्की को अबॉलिश कर दिया। अब कोई फ्रांस में राजा नहीं रहेगा और फ्रांस को रिपब्लिक अनाउंस कर दिया। रिपब्लिक का मीन्स होता है बच्चों कि ऐसी सरकार जिसका हेड इलेक्ट किया जाए, जैसे कि किसी भी सरकार का जो मुखिया है वो कोई वंशानुगत ना होकर कैसा होगा बच्चों, उसको चुना जाएगा यानी कि इलेक्टेड पर्सन होगा, है ना। जहाँ लुई 16 को चुना नहीं गया था, लुई 16 अपनी डायनेस्टी से ही, डायनेस्टी बाई डायनेस्टी या कहें कि अपने पिता से ही उसको उत्तराधिकार में ये विरासत मिली थी। लेकिन रिपब्लिक में हेड जो होता है वो चुना हुआ व्यक्ति होता है। अब फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया और 1793 से 94 तक के टाइम में ही जैकोबिन क्लब का समय रहा। लेकिन जैकोबिन क्लब के टाइम पीरियड में जो लीडरशिप थी वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के हाथ में थी और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने अपनी जो पॉलिसी है वो बड़े ही कठोर या कहें कि दंडात्मक पॉलिसी अपनाई कि जो कोई भी उसका विरोधी है या उसके मत का समर्थक नहीं है उसके खिलाफ उसने सख्त एक्शन लिया। इसीलिए 1793 से 94 के समय को रेन ऑफ टेरर यानी कि आतंक का काल कहा जाता है। आतंक का काल क्यों कहा जाता है बच्चों, क्योंकि उसकी जो पॉलिसी थी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की वो बड़ी ही खतरनाक थी। ये जो है इमेज वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की है, ठीक है। कहते हैं ना पॉलिसी कौन सी, सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, यानी कि उसने कठोर नियंत्रण और दंड की सज़ा अपनाई। जो भी उसके शत्रु थे जैसे कि पुराने जो नोबल थे, क्लर्जी थे या कहें उसकी दूसरी पार्टी के लोग या खुद की पार्टी के लोग जो उसके मेथड को सपोर्ट नहीं करते थे, उन सबको उसने अरेस्ट कर लिया और उसका एक रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल कोर्ट में केस चला। यदि उसमें वो लोग दोषी पाए जाते तो उनको गिलेटिन कर दिया जाता था। गिलेटिन बच्चों, गिलेटिन एक मशीन थी जो आपके सामने दिखाई दे रही है। इसमें ऊपर की तरफ आरी लगी होती थी और नीचे उस व्यक्ति का सर रख दिया जाता था। ये जब बंदा ये रस्सी को जब छोड़ता था तो ऊपर की आरी उसके सर पर गिरती और उसका सर धड़ से अलग हो जाता था, या कहें कि उसका सर बीहेड हो जाता था। बीहेडेड मतलब होता है सर धड़ से अलग हो जाना। तो रॉबेस्पियर की जो पॉलिसी थी वो बड़ी ही कठोर थी, ठीक है। इसलिए आतंक का काल कहा गया। लोग इससे डरने लगे, इसकी खुद की पार्टी के ही लोग इससे डरने लगे। अब देखते हैं कि रॉबेस्पियर ने अपने समय काल में कौन कौन से सुधार किए। देखिए, जहाँ पर इसने सबसे पहले तो इसने जो प्राइस कीमतें थीं, सैलरी और वस्तुओं की कीमत को फिक्स कर दिया, है ना। साथ में मीट और ब्रेड की राशनिंग की गई। राशनिंग का मतलब होगा बच्चों कि सबको फिक्स अमाउंट में मिलेगा, यानी कि 5 किलोग्राम मतलब 5 किलोग्राम, सबको 5 ही किलोग्राम मिलेगा, ना किसी को उससे ज़्यादा ना किसी को कम। तो इसने ऐसा किया। किसानों को मजबूर किया गया कि भाई सरकार ने जो दाम आपके खाद्यान्नों के जो फिक्स किए हैं आपको उसी फिक्स रेट पर ही अपने खाद्यान्नों को बेचना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि फ्रांस में लोगों को, कुछ अच्छे लोग होते थे उनको मैडम या सर कहा जाता था। ऐसा उसने संबोधन जो लोगों को स्पेशल बनाता है मैडम और सर, वो उसने क्रॉस करके या उसको हटाकर उसकी जगह सभी लोगों को सितोयन और सितोयनी यानी कि कहें कि नागरिक और नागरिका के रूप में विभाजित कर दिया। फ्रांस के सभी महिला और पुरुष होंगे तो नागरिक और महिला होगी तो नागरिका के नाम से जाने जाएंगे। ना कोई किसी को सर कहेगा, ना कोई किसी को मैडम, यानी कि कोई स्पेशलिटी वाले वर्ड को इसने पूरी तरह से हटा दिया। जहाँ जहाँ चर्च थी उनको इसने ऑफिस बना दिए, ऑफिस में कन्वर्ट कर दिए। लेकिन जब इसकी इतनी कठोर नीति के कारण इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला और 1784 में इसको खुद को गिलेटिन कर दिया गया, यानी कि इसको भी गिलेटिन के ऊपर चढ़ा दिया गया। तो आप बच्चों आपको ये देख रहे हैं कि किस तरह फ्रांस में जो पावर है वो धीरे धीरे एक से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है।
अब जैकोबिन गवर्नमेंट फॉल हो जाती है, यानी कि जैकोबिन जो सरकार थी रॉबेस्पियर की वो 1984 में, सॉरी यहाँ पर 84 गलत लिखा है, 1794 है वो, जुलाई 94 में जब रॉबेस्पियर को गिलेटिन पर चढ़ा दिया जाता है, उसी के साथ जैकोबिन सरकार का पतन हो जाता है। इसके बाद से फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार होते हैं कि जो जिस तरह जैकोबिन सरकार ने जिसके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो सबको वोट दिया था, लेकिन फिर से वोटिंग कराई जाती है, उसमें नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन के जो सोसाइटी के लोग हैं उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाता है और फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस था कि किसी सिंगल मैन के हाथ में पावर ना जाए, जैसे कि जैकोबिन गवर्नमेंट में किसी एक के हाथ में, किसके हाथ में पावर थी, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के हाथ में थी। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया 94 के बाद में, जिसमें एक सिस्टम रखा गया काउंसिल सिस्टम, कि पहले तो काउंसिल बनाई गई जो काम करेगी विधायिका का, यानी कि वो बनाएगी कानून। तो 2 काउंसिल बनाई गई, 2 काउंसिल सिस्टम बनाया गया और उसके ऊपर एक डायरेक्टरी बनाई गई और इस डायरेक्टरी में 5 मेंबर्स होंगे और ये 5 मेंबर मिलकर, डायरेक्टरी मतलब कार्यपालन कराना, कार्यपालिका। अब कार्य यानी कि पूरे फ्रांस के लोगों में कैसे कैसे लोग काम करेंगे, कौन कौन से नियम होंगे, उनको कैसे पालन कराया जाए, ये पूरा काम डायरेक्टरी की देखरेख में होगा और ये 5 लोग इसकी देखरेख करेंगे। तो 1 मैन शो को हटाकर अब क्या कर दिया, 5 मैन शो कर दिया। 5 व्यक्ति है ना वो पूरे फ्रांस में गवर्न करेंगे। लेकिन हुआ कि इसे जिसे डायरेक्टरी कहा गया, डायरेक्टरी और काउंसिल के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे। किसके बीच में, काउंसिल के बीच में, जो कि 2 काउंसिल बनाई गई थी उनके और डायरेक्टरी के सदस्यों के बीच में झगड़े होने लगे। वो एक दूसरे के ऊपर अधिकार जमाना चाह रहे थे। ऐसी सिचुएशन में जहां पावर स्टेबल नहीं हो पा रही है, किसी एक के हाथ में रुक नहीं पा रही है, ऐसी स्थिति में जन्म होता है महान योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट का। किसका होता है, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, ये मिलिट्री का डिक्टेटर बनकर आता है और 1799 में पूरी तरह से फ्रांस की पावर अपने हाथ में ले लेता है और 1804 में अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है। आप देख रहे हैं कितनी भी सत्ता का परिवर्तन हुआ, लेकिन फ्रांस में कुछ विचार हैं जो बराबर क्रांतिकारियों को इंस्पायर करते रहे, प्रेरणा देते रहे, जिसमें था स्वतंत्रता या कानून के सामने समानता और बंधुत्व या भाईचारे की भावना। ये सभी विचार फ्रांसीसी क्रांति से शुरू हुए और ये लगातार क्रांतिकारियों को प्रेरित करते रहे। हालांकि सरकारों का पतन और आगमन जारी रहा। देखते हैं कि अब किस तरह फ्रांस में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, है ना। आपको बता दूं, महिलाओं की स्थिति फ्रांस में बहुत ही बेकार थी। क्यों? क्योंकि महिलाओं ने सभी तरह के रिवॉल्यूशन में भाग लिया, इसी उद्देश्य को लेकर कि हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी। लेकिन चाहे वो जैकोबिन गवर्नमेंट हो, चाहे वो नेशनल असेंबली की गवर्नमेंट हो या डायरेक्टरी हो, इन सभी में महिलाओं को वोटिंग के राइट से वंचित रखा गया। तो हालांकि जैकोबिन गवर्नमेंट के समय महिलाओं को एजुकेशन, जॉब देने के कुछ अधिकार दिए गए थे, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार तब भी नहीं दिया गया, या पॉलिटिकल डोमिनेंट स्थापित करने का उनका जो एजेंडा था उसको कभी पूरा नहीं हो पाया, है ना। वहाँ की महिलाओं के बारे में बताऊं तो महिलाओं डेली रूटीन के कामों में व्यस्त रहती थी, जैसे खाना बनाना, पानी भरना या लाइन में लगकर ब्रेड लाना या अपने बच्चों की देखभाल करना इत्यादि काम में व्यस्त रहती थी। हालांकि महिलाओं ने बाद में अपने पॉलिटिकल पावर पाने के लिए कई क्लब्स भी बनाए, यानी कि राजनीतिक पार्टियां भी बनाईं, न्यूज़पेपर में अपने आर्टिकल भी सेंड किए। इसके बावजूद भी उनको एक्टिव सिटीजन का दर्जा नहीं मिल पाया। आखिरी में 1946 में फ्रांस में महिलाओं को वोटिंग राइट मिला। इसके पहले तक महिलाएं लगातार संघर्षरत रहीं। अब अंतिम चैप्टर की ओर चलते हैं। इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि दास प्रथा का अंत। दास प्रथा यानी कि आपको
बंदी बनाकर आपसे काम कराया जाए, जैसे कि आपने बंधुआ मजदूरी के बारे में सुना ही होगा। चलिए तो हम आज उस तरफ देखते हैं किस तरह लोगों को बंधुआ मजदूर बनाकर काम कराया जाता था। ये भाई जो है ना, लोगों को दिखाया गया कि किस तरह उनके गर्दन को, इनके हाथों को हथकड़ी में डालकर ले जाया जाता था और दूसरे लोगों को बेच दिया जाता था, जो अपने मन मर्जी मुताबिक उनसे काम कराते थे। 17वीं सेंचुरी से ही यूरोप में जो है ना वो दास प्रथा का दास व्यापार शुरू हो गया था। ये ट्रायंगुलर ट्रेड के रूप में काम कर रहा था, यानी कि 3 देशों के साथ में मिलकर इसका व्यापार हो रहा था। कैसे देखते हैं कि दास प्रथा के साथ में ट्रायंगुलर ट्रेड क्या होता था कि ये यहाँ से फ्रांस के 2 बंदरगाह थे जिनका नाम था बोर्दे और नांते। ये जो बंदरगाह थे, यहाँ से क्या होता था कि टेक्सटाइल यानी कि कपड़ों को या बने हुए सामानों को अफ्रीका के बंदरगाह पर ले जाया जाता था और अफ्रीका के बंदरगाह से खरीदे जाते थे गुलाम या दास, यहाँ के ज़मींदारों से, यहाँ के सरदारों से, और बाद में इनको जहाज़ में भर भर कर, ठूस ठूस कर जहाज़ में, बहुत कम जगह में इनको हाथों में बंदी बनाकर और इनके ऊपर मोहर लगाकर, यानी कि इनके ऊपर सील भी लगाई जाती थी, इनको दागा जाता था पहले, फिर बाद में इनको भेजा जाता था कैरिबियाई द्वीप के ऊपर। ये भाई अमेरिका के नीचे जो कुछ डॉट डॉट करके द्वीप दिखाई दे रहे हैं, ये कैरिबियाई द्वीप हैं। यहाँ पर इन दासों को भेजा जाता था। यहाँ पर ये दास यहाँ पर इन दासों को बागान मालकों यानी कि प्लांटेशन ओनर को बेच दिया जाता था, जहाँ पर ये प्लांटेशन ओनर इनसे कॉफ़ी की फसल या कहें शुगर केन इत्यादि फसलों को करवाते थे। बाद में इन फसलों को जहाज़ों के माध्यम से फ्रांस बेच दिया जाता था। तो आपने देखा किस तरह फ्रांस, अफ्रीका और अमेरिका एक दूसरे से चीज़ों को एक्सचेंज करते हुए ट्रेड कर रहे थे, इसलिए इसे ट्रायंगुलर ट्रेड कहा गया, जिसमें ख़ास बात थी स्लेव ट्रेड की, जिसमें कि जो दास थे उनको भी बेचा जाता था, जिसके बलबूते ये पूरा जो है व्यापार फल फूल रहा था। ना ये लिखा है ना, बोर्दे और नांटे ये दोनों ही फ्रांस के जो बंदरगाह थे वो इस दास कह सकते हैं व्यापार के माध्यम से ही इनकी ग्रोथ हुई। ये दास व्यापार नहीं होता तो यहाँ पर इतनी ग्रोथ नहीं हो पाती। 1848 में अंततः दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया या स्लेवरी का एवोल्यूशन कर दिया गया। हालांकि नेशनल असेंबली के टाइम पे भी डिबेट कई बार हुई कि दास प्रथा का उन्मूलन हो जाए, लेकिन बिजनेसमैनों के डर से ऐसा कदम नहीं उठाया जा सका। जैकोबिन क्लब के गवर्नमेंट के समय हालांकि दास प्रथा पर या स्लेवरी पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन जैसे ही जैकोबिन गवर्नमेंट का फॉल हुआ या कहें कि नेपोलियन का आगमन हुआ, वापस से स्लेवरी को स्टार्ट कर दिया गया और अंत में कब इस स्लेवरी खत्म हुई? 1848 में दास प्रथा। ठीक है। रेवोल्यूशन से वहाँ के लोगों की जो डेली लाइफ है उसमें क्या चेंजेस आए देखते हैं। क्रांतिकारियों के वजह से जो सत्ता में परिवर्तन हुआ आए, उनसे कई सुधार भी हुए, जैसे कि मोनार्कियल गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेंसरशिप लॉ लगाए थे, यानी कि मीडिया, न्यूज़पेपर आदि पर जो चीज़ें आप छापना चाहते हैं वो बिना राजा के परमिशन के नहीं छाप सकते हैं, यानी कि आप राजा के विरोधी कोई बातें नहीं छाप सकते हैं। ऐसे नियम को सेंसरशिप लॉ कहते हैं। लेकिन जब मोनार्कियल गवर्नमेंट का पतन हो गया तो फिर रिवॉल्यूशनरी सरकारों ने सेंसरशिप लॉ को बुरी तरह से हटा दिया। अब लोग अपनी मर्जी के अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते थे लोगों के सामने, भले ही वो किसी सरकार या किसी भी तरह के तंत्र के खिलाफ हों। कई तरह की बुक्स पब्लिश की गई जिनमें क्रांति के रिलेटेड जो प्रोसेस थी उसको बताया गया पूरी तरह से, कैसे क्रांति हुई। फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली लोगों को, यानी कि अब अपनी आज़ादी से लोग कुछ भी बोल सकते हैं ना। कुछ भी का मतलब यहाँ पर देश विरोधी बातों को छोड़कर अपने मन मर्जी के जो विचार हैं वो अभिव्यक्त कर सकते हैं। पढ़ने की जगह जगह किताबों के छप जाने के कारण पूरे देश के अंदर किताबों की भरमार हो गई और इन किताबों को एजुकेटेड लोग पढ़ते थे और जो एजुकेटेड नहीं होते थे वो इनको सुनते थे। इसलिए आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी जैसे विचार लोगों तक पहुंच सके। ठीक है बच्चों, है ना।
अब देखते हैं कि नेपोलियन का किस तरह उदय हुआ। ये अंत है इस टॉपिक का। नेपोलियन बोनापार्ट 1769 में इसका जन्म होता है कोर्सिका नाम के एक आइलैंड पर, जो कि फ्रांस में ही है। और इस आइलैंड के बाद में ये फ्रांस में पेरिस में एक जो है ना मिलिट्री को ज्वाइन कर लेता है, वहाँ का एक कॉर्प बन जाता है, सिपाही बन जाता है। बाद में आपको पता ही था कि डायरेक्टरी के टाइम पर जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी उसका फ़ायदा उठाकर मिलिट्री डिक्टेटर बन जाता है और 1804 में ये अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है। तो ये भाई नेपोलियन है जो कि फ्रांस का सम्राट बन जाता है 1804 में। और यही इस चैप्टर का कंक्लूजन है कि लास्ट में चैप्टर में देखते हैं कि फिर से मोनार्की स्टेब्लिश हो जाती है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं कि किस तरह फ्रांस में जो है ना पावर लगातार चेंज होती रही। तो कुछ उसका मैंने एक कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, चलिए देखते हैं। देखो 1789 के पहले फ्रांस में मोनार्की थी। 89 से 1792 तक नेशनल असेंबली के द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मोनार्की को काम करना था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश हो गई। फिर क्या हुआ, फिर आ गया 21 सितंबर 1792 से क्या हो गया, फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है जैकोबिन गवर्नमेंट के टाइम पर। लेकिन जब 94 में इसका पतन हो जाता है तो फिर किसका रूल होता है, डायरेक्टरी का। डायरेक्टरी शासन करती है। और फिर 1799 से लेकर 1815 तक कौन शासन करता है, नेपोलियन। और नेपोलियन के समय क्या आ जाता है फ्रांस में, राजतंत्र, तो मोनार्की। ठीक है, तो पहले मोनार्की, फिर संवैधानिक मोनार्की, फिर रिपब्लिक बन जाता है, डायरेक्टरी और नेपोलियन राजतंत्र को लेकर वापस आ जाता है। इस तरह से ये फ्रांस रेवोल्यूशन या कह सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति का जो चैप्टर था वो आपका पूर्ण हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए धन्यवाद।